हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 11 कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर को कंटिन्यू कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर की अब ये लास्ट वीडियो होगी, ठीक है जी। इसके साथ ये पार्ट 3 में इसका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले है कि डेवलपमेंट स्ट्रेटजी ऑफ अ कंट्री ऑफन सर्व्स एज ए मॉडल एंड गाइड टू अदर्स फॉर देयर ओन डेवलपमेंट। ठीक है जी। जब किसी कंट्री की डेवलपमेंट होती है तो जो स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई होती है वो एक मॉडल और प्रेरणा के रूप में सबके लिए होती है। तो हर कोई उस मॉडल को अपनाना चाहता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। अ मीनिंगफुल एनालिसिस ऑफ द ग्रोथ पाथ ऑफ वन कंट्री सर्व्स एज अ रेडी रेकनर टू द अदर कंट्री। तो ये अपने आप में एक रेडी रेकनर की तरह, मतलब लिखी हुई किताब की तरह बन जाता है। जब एक कंट्री ने कुछ अचीव किया होता है, ठीक है, तो दूसरी कंट्री उसको फॉलो करने की कोशिश करती है और जो उन्होंने डिज़ाइन करके अपनी स्ट्रेटजी बनाई है, नहीं अपनी जो स्ट्रेटजी बनाएंगे उसको वो जो सक्सेसफुल इकोनॉमी है उसको कॉपी करेंगे, या उसको यूँ कह लीजिए कि उसके जैसी पॉलिसी खुद बनाएंगे। In this section, we attempt a brief appraisal of the achievements of China, Pakistan and India in the context of their respective model of growth or the strategy of growth. Initiation of economic reforms is taken as the point of reference। तो इसमें हम जो डिस्कस करेंगे इस सेक्शन में वो ये ब्रीफ में ये डिस्कस करेंगे कि चाइना, पाकिस्तान और इंडिया की जो अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उन्होंने कौन सा मॉडल अपनाया, कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई ग्रोथ की शुरुआत करने के लिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है जी, और उन्होंने कब कब रिफॉर्म्स स्टार्ट किए। ठीक है बेटे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले चाइना की बात करें। चाइना ने रिफॉर्म्स कब स्टार्ट किए? 1978। तो चाइना इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म्स इन 1978 टू एड्रेस द स्लो पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो उन्होंने अपने इस देश की इकोनॉमी की स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ को तेज करने के लिए 1978 में ही रिफॉर्म शुरू कर दिए। इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट unlike India and Pakistan, the reforms in China were not dictated by the World Bank and International Monetary Fund। कि जो चाइना के जो रिफॉर्म्स है वो इंडिया और पाकिस्तान की तरह वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा नहीं करने को कहा गया था। हमारे देश को, इंडिया को और पाकिस्तान को, कि जब इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब हो गई थी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत कम हो गया था, डोमेस्टिक इंडस्ट्री नहीं चल रही थी, तो वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हमें उधार देने से मना कर दिया था और कहा था कि जब तक आप रिफॉर्म्स नहीं लाओगे आपकी इकोनॉमी आगे ग्रो नहीं कर पाएगी। बट चाइना के साथ ऐसा नहीं था, चाइना ने खुद ही ये रिफॉर्म्स ले आए थे। सो इट वाज डिक्टेटेड बाय द थॉट प्रोसेस ऑफ देयर चाइनीज लीडरशिप इटसेल्फ। और ये चाइना की लीडरशिप ने खुद ही डिक्टेट किया था, खुद ही उन्होंने लागू किया था, अपनी विल पावर, पोलिटिकल विल पावर के अकॉर्डिंगली शुरू किया था। दे हैव स्टार्टेड द डोमेस्टिक कैंपेन ऑफ ग्रेट लीप फॉरवर्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड लैंड रिफॉर्म ऑन अ मैसिव स्केल। ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ये हमने टॉपिक पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, जिसमें वो कलेक्टिव फार्मिंग को बंद करके, ठीक है जी, मैसिव स्केल पे लैंड रिफॉर्म्स किए थे और इंडिविजुअल को इनकरेज किया था कि वो अपनी खेती खुद करें, ठीक है जी, या अपनी सर्विसेज को दूसरों को सेल करें पैसा अर्न करने के लिए। हाउस होल्ड्स वर आल्सो अलाउड टू स्टार्ट इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड। और उनको कहा गया हाउस होल्ड को कि अपने बैकयार्ड में इंडस्ट्रीज को बनाओ। एंड ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन द हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लेड टू फिनोमिनल ब्रेक थ्रू इन द इकोनॉमी इन चाइना। और जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उन्होंने की, ह्यूज इन्वेस्टमेंट हेल्थ में, ठीक है, मतलब हॉस्पिटल्स के लिए, दवाइयों पे, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स नेटवर्क, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इन सब के जो उन्होंने काफ़ी ब्रेक थ्रू मिला उनको चाइना की इकोनॉमी में। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वर्कड लाइक ए सोल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम फॉर चाइनीज़ इकोनॉमी। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो उनके लिए एक बहुत बड़ा चाइनीज़ इकोनॉमी के लिए सोल्यूशन लेके आया। एंड अल्टीमेटली चाइना इमर्ज एज द एपिक सेंटर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इन द वर्ल्ड। और जो चाइना था वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का एपिक सेंटर बन गया सारी दुनिया के लिए।
ठीक है जी। तो ये था चाइना का अप्रेजल कि उन्होंने किस तरीके से रिफॉर्म्स को अपनाया। पॉलिटिकल विल पावर थी उनकी, किसी ने उनको मजबूर नहीं किया था, वो अपनी इकोनॉमी अपनी कंट्री को ग्रो करना चाहते थे, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान रिफॉर्म्स स्टार्ट किए थे 1988 में। जैसा कि हम सबको पता है कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है इकोनॉमिकली भी। इन पाकिस्तान reforms introduced in 1988 failed to sustain the pace of growth and it had earlier achieved। जो उन्होंने पहले हासिल किया था वो रिफॉर्म्स 1988 लाने के बाद वो उस रफ्तार से नहीं हासिल कर पा रहे थे। बिसाइड सम मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स शोइंग ए मोर स्टेबल एंड पॉजिटिव ग्रोथ ट्रेंड। इसके बावजूद फिर भी कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो इंडिकेटर होते हैं वो कुछ थोड़ा स्टेबल और पॉजिटिव ग्रोथ दे रहे थे। बट ओवरऑल पिक्चर ऑफ द पाक इकोनॉमी हैज़ बिन डिसहार्टनिंग। बट ओवरऑल जो पिक्चर थी पाकिस्तान की इकोनॉमी की वो डिसहार्टनिंग, मतलब दिल दुखाने वाली थी, अच्छी नहीं थी। उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था, इकोनॉमिक उनके हाथ से स्लिप कर रहे थे। इकोनॉमिक स्लो डाउन हैज़ ग्रिप्ड द पाक इकोनॉमी लाइक एन नेवर बिफोर। इकोनॉमी स्लो डाउन हो रहा था, उसने जकड़ लिया था स्लो डाउन ने, जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ था पाकिस्तान में। द प्राइमरी रीज़न फॉर द स्लो डाउन ऑफ पाक इकोनॉमी इज़ दैट द लीडरशिप इन पाकिस्तान हैज़ फेल्ड टू रियलाइज द सिग्निफिकेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड टेक्निकल चेंजेस इन द एग्रीकल्चर। क्योंकि लीडरशिप वहाँ के था, जो पाकिस्तान के लीडर्स थे, वो इस बात को अंडरस्टैंड करने में फेल हो गए कि उन्होंने एग्रीकल्चर में कोई सुधार नहीं किया, ठीक है। क्योंकि अगर वो इंस्टीट्यूशनल टेक्निकल चेंजेस ले आते एग्रीकल्चर में, प्राइमरी सेक्टर में, तो उनको उनके रिफॉर्म्स में ज़्यादा सक्सेस मिलती, ठीक है जी। तो अब आगे है, पाकिस्तान हैज़ आल्सो failed to build its industrial base for the sustainable export or of manufactured good। पाकिस्तान अपने इंडस्ट्रियल बेस को तैयार करने में भी असमर्थ रहा, फेल हो गया, ठीक है, ताकि वो एक सस्टेनेबल एक्सपोर्ट शुरू कर सकें जिससे कि उनको पैसा अर्न हो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन एक्सचेंज के रूप में, ठीक है। अपनी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को भी वो सस्टेन नहीं कर पाया एक्सपोर्ट को। ग्रोइंग रिलायंस ऑन एक्सटर्नल बोरिंग, वो ज़्यादातर किस पे निर्भर थे, बाहर से जो पैसा उनको मिलता था। हैज़ ड्रिवन पाक इकोनॉमी इनटू ए डेट ट्रैप विद नो होप ऑफ रिडम्पशन। और उनको बाहर से जो पैसा मिल रहा था वो उस कर्जे के जंजाल में फंस गए थे जिसको पे करना उनके लिए असंभव सा होता जा रहा है, ठीक है। द कंडीशन इज सो बैड दैट द बल्क ऑफ द बोरिंग्स फ्रॉम द अब्रॉड आर एग्जॉस्टेड इन पेइंग इंटरेस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग लोन। और सिचुएशन इतनी बुरी हो चुकी है वहाँ पे कि जितना भी पैसा उनको बोरिंग्स के फॉर्म में दूसरी कंट्रीज़ या दोस्तों डिफरेंट कंट्री से मिलता है, फ्रेंडली कंट्री से मिलता है, वो अब ज़्यादा हिस्सा उसका इंटरेस्ट पे करने में ही चला जाता है जो एग्जिस्टिंग लोन उन्होंने लिए हुए हैं। फंड्स फॉर डेवलपमेंट आर एक्सट्रीमली स्कार्स। और उनके पास जो डेवलपमेंट के लिए फंड है वो बहुत कम है, पर्टिकुलरली व्हेन पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म रूल्स द रूट। और वहाँ पे पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म बहुत ज़्यादा है और पॉलिटिक्स वहाँ डोमिनेट करते हैं और वहाँ वो कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो पा रही, ठीक है जी। तो अब आगे बात करते हैं इंडिया की। सो इंडियाज़ परफॉर्मेंस इज़ नीदर सो बैड नॉट सो गुड। हमने स्टार्ट किए थे रिफॉर्म्स 1991 में, हम सबको पता है, इसलिए वो मैंने साल बोला नहीं था। वी आर फार अहेड पाकिस्तान, हम पाकिस्तान से बहुत आगे हैं, बट फार बिहाइंड चाइना, पर चाइना से बहुत पीछे हैं। वाई इंडिया इज लैगिंग बिहाइंड चाइना, हम चाइना से पीछे क्यों हैं? व्हेन इन इंडिया लाइक चाइना हैज़ फोकस्ड ऑन SEZ, जबकि हमने भी चाइना की तरह फोकस किस पे किया? स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, एंड ऑफर लिरेक्टिव टर्म्स टू द फॉरेन इन्वेस्टर। और हमने अच्छे ऑफर्स दिए फॉरेन इन्वेस्टर्स को कि वो हमारे यहाँ पे इकोनॉमी में अपना पैसा लगाएं। द रीज़न इज़ टू बी ट्रेस्ड इन द एरिया ऑफ पोलिटिकल विल। रीज़न है पोलिटिकल विल का। हमारी पोलिटिकल विल इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि उसको अच्छी तरह वो एप्लीकेबल कर पाएँ और उसको आगे लागू करा पाएँ, ठीक है। इंडिया इज़ फॉलोइंग डेमोक्रेटिक सिस्टम, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहते हैं, विच इज़ लेंथी इन प्रोसीजर, जो कि प्रोसीजर में लेंथी है, क्योंकि सबकी राय लेना और कोई भी चीज़ जो हमने पार्लियामेंट में पास करानी होती है वो वोटिंग से पास होती है, और उसमें हमारे देश की जो डाइवर्सिटी है, सभी लोगों की राय वेरी इंपॉर्टेंट होती है। एंड टू टेक कलेक्टिव डिसीजन, और एक साथ डिसीजन लेना मुश्किल कई बार हो जाता है और ये लंबा प्रोसेस होता है। बट इसके साथ यही हमारा जो सिस्टम है साथ में लोगों को फ्रीडम दे रहा है,
ठीक है, अपनी चॉइस करने का। और ये हमारी अपनी चॉइस है कि यहाँ पे लोग किस तरीके की इकॉनमी चाहते हैं, अपनी मर्जी की इकॉनमी चाहते हैं, और सरकार उसमें ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करती और ना ही किसी को मजबूर करती है कोई डिसीजन को फॉलो करने में, और ना ही वो कर सकती है। बिकॉज जो भी डिसीजन लेना होता है पॉलिटिशियंस ने या लीडर्स ने, वो थ्रू पार्लियामेंट लेना होता है। इसलिए बहुत सारी डाइवर्सिटी होने की वजह से हमारे देश में हम एक तरीके का डिसीजन इकट्ठा और जल्दी नहीं ले पाते, ठीक है जी। बट ये एक तरह का एडवांटेज भी है, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को एक साथ लेके चलना होता है, ठीक है जी। तो इस वजह से हमारा इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो हम कह सकते हैं कि ना तो बैड है ना ही बहुत ज़्यादा गुड है। बाकी सारा इंडियन इकोनॉमी पे जो भी फीचर्स है आपने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में पढ़ लिए थे। ओके जी, डन। इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, ठीक है, और मैं ये वीडियो यहीं कंक्लूड करता हूँ। ओके जी, बाय।